हेलो दोस्तों, एग्जाम एक्सपर्ट इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। जैसा हम संवैधानिक विकास, भारत का संवैधानिक विकास का अध्ययन कर रहे हैं, तो उसमें जो है हमने अध्ययन किया है अभी तक 1909 या मार्ले मिंटो सुधार तक अध्ययन कर लिया है। देखिए, जब संवैधानिक विकास पढ़ाया जा रहा था तो आपको बताया गया था कि भारत का जो संवैधानिक विकास वो 2 चरणों में विभाजित किया गया है। पहला जो है कंपनी के अधीन भारत रहेगा, दूसरा जो है सम्राट के अधीन भारत का संवैधानिक विकास रहेगा। तो हमने जो है 2 वीडियो में अध्ययन कर लिया है, यहाँ तक अध्ययन कर लिया मार्ले मिंटो सुधार तक। अब हम आते हैं जो है अध्ययन करते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या अगस्त प्रस्ताव द्वारा। अभी हम देखेंगे कि इसको मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या जो है अगस्त घोषणा पत्र के नाम से क्यों जाना जाता है। तो देखिए, भारत में जो स्थानीय स्तर पर एक स्वशासन की मांग चल रही थी, चूँकि इधर 1916 में जो मुस्लिम लीग था और जो कांग्रेस था, दोनों में समझौता हो गया था और होम रूल लीग बहुत तेज़ी से चल रहा था, उनकी मांग स्वशासन की चल रही। तो इन्हीं सब मांगों के दबाव में आकर जो है अंग्रेज़ों ने ये एक्ट जो है बनाया, या कह सकते हैं कि भारत में जो है उत्तरदायी सरकार या संसदीय शासन प्रणाली की नींव रखने के लिए या इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या लाया गया, 1919 भारत शासन अधिनियम। तो इन सभी कारणों से जो है भारत शासन अधिनियम पारित करना जो है 1919 में अपरिहार्य हो गया था। तो अब हम आते हैं कि मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार क्यों कहा जाता है। देखिए, मांटेग्यू जी थे उस समय, कौन, मांटेग्यू, ये कौन थे, सचिव थे, भारत सचिव। जैसा जानते हैं कि एक पद सृजित किया गया था कंपनी का शासन समाप्त करने के बाद। चेम्सफोर्ड ये कौन है, वायसराय हैं। तो दोनों के नाम से क्या कर दिया गया, मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कर दिया गया। ये चीज़ आप जानते रहिए कि मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार क्यों कहा जाएगा। मांटेग्यू भारत सचिव हैं, चेम्सफोर्ड जो है वायसराय हैं। इसके बारे में हम डिटेल पहले वीडियो में देख चुके हैं, यहाँ चर्चा इसकी नहीं करेंगे। अगस्त घोषणा पत्र के नाम से क्यों कहा जाता है, चूँकि बताएं स्थानीय संस्थाओं के स्वशासन के क्रमिक विकास और भारत में उत्तरदायी सरकार या संसदीय शासन प्रणाली की नींव रखने के लिए ये जो है अधिनियम या एक्ट लाया गया। तो ये घोषणा की जाती है इसकी कब, 20 अगस्त 1917 को। 20 अगस्त 1917 को इसकी घोषणा करने के कारण इसको क्या कह दिया गया, अगस्त घोषणा पत्र। अगस्त घोषणा पत्र के नाम से इसको संबोधित कर दिया गया। अब देखिए 1918 में क्या होगा, ये रिपोर्ट जो है प्रकाशित होगी कि इस टाइप का एक्ट जो है बनाया जा रहा है इस मेथडोलॉजी पे। 1919 में क्या होगा, 1919 में क्या होगा, इसको पारित कर दिया जाएगा, एक्ट अर्थात जो है बन जाएगा 1919 में लागू। लेकिन ये जो है 1921 में होता है जाके लागू होगा। तो इतनी बातें जो है आप इसमें याद रखेंगे, इसके जो है बैकग्राउंड या समझने के लिए। मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम पे इसको मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहेगा। मांटेग्यू जो है भारत सचिव है, चेम्सफोर्ड जो है भारत के वायसराय हैं। 20 अगस्त 1917 को इसकी घोषणा की जाती है, इसलिए इसको अगस्त घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। 1918 में प्रकाशित होगी, 1919 में पारित एक्ट किया जाएगा, 1921 में लागू हो जाएगा। यहाँ तक की बात क्लियर हो जाएगी। अब हम अगस्त प्रस्ताव आते हैं, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं 2 बिंदु और तुलनात्मक रूप के कारण। देखिए, अगस्त घोषणा पत्र हो गया, एक जो है अगस्त प्रस्ताव है, अगस्त प्रस्ताव, और एक क्या है, अगस्त क्रांति। तो ये 3 चीज़ें तुलनात्मक रूप से हम अगर याद कर लेंगे तो हमें कभी नहीं भूलेगा। अगस्त घोषणा पत्र हम जाएंगे, मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या भारत अधिनियम को कहा जाता है। अगस्त प्रस्ताव क्या है, जान लीजिए, घोषणा है, डिक्लेयर्ड, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं घोषणा। प्रस्ताव क्या, प्रपोजल है। दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। इसमें क्या होगा, अगस्त प्रस्ताव में जब 1939 में कांग्रेस की जो राज्य स्तर पर जो मंत्रिमंडल रहेगा सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देगा, तो इसमें क्या होगा कि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध भी चलता रहेगा और लॉर्ड लिन लिथगो उस समय भारत के क्या रहेंगे, वायसराय रहेंगे। तो कांग्रेस की ये मांग रहेगी, चूँकि लॉर्ड लिन लिथगो का भारतीयों का या विशेष रूप से कांग्रेस या मुस्लिम लीग का उनका समर्थन चाहिए। जब उनका समर्थन चाहिए तो कांग्रेस भी एक शर्त रखेगी कि ठीक है, समर्थन किया जाएगा, लेकिन जो है केंद्र में अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा। मुस्लिम लीग की मांग रहेगी कि पाकिस्तान का गठन किया जाएगा।
तो लार्डली लिथगो, इन दोनों बातों को हालांकि माना नहीं जाएगा। ना केंद्र में अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा। अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन भारत में कब किया जाएगा? कैबिनेट प्रस्ताव के बाद। मुस्लिम लीग का मांग जो है, पाकिस्तान की मांग जान ही रहे हैं कब माना जाएगा, अभी उस पर नहीं जाएंगे। तो अगस्त प्रस्ताव में क्या होगा? 8 अगस्त 1940 को। कब? 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिथगो, थोड़ा नाम भी इन लोगों का देखिए स्टाइलिश है। तो 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिथगो क्या करेंगे? घोषणा करेंगे, जिसमें कांग्रेस की मांग क्या है कि हमको जो है केंद्र में अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन करवाइए। मुस्लिम लीग की मांग है, पाकिस्तान की मांग। दोनों मांगें क्या की जाएंगी? यहाँ नहीं मानी जाएंगी। लेकिन यहाँ जो एक चीज़ कहा जाएगा कि एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा, उसके आधार पर प्रशासन का हस्तांतरण किया जाएगा या भागीदारी दी जाएगी। तो हम जान गए कि अगस्त घोषणा पत्र क्या है? प्रस्ताव। देखिए घोषणा पत्र क्या होता है, मैं डिक्लेयर कर दिया ये बात, जैसे कोई बात है हमने कह दिया कि चीज़ ऐसे है, लेकिन प्रस्ताव क्या हम आपके सामने रख रहे हैं कि ऐसा कर लीजिए तो अच्छा है, तो वो क्या है? डिक्लेरेशन है हमारा। अगस्त क्रांति क्या है? जैसा हम जानते हैं 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। ये भी कब हुआ था अगर जानते हो तो? अगस्त में हुआ था, 8-9 अगस्त को। तो ये तीनों का जो है मतलब आप जानते रहिए, इसलिए इसको भी अगस्त क्रांति कहा जाता है। क्रांति का मतलब किसी व्यवस्था में अमूलचूल परिवर्तन के लिए एकाएक कोई परिवर्तन हो जाए तेजी से, तो वही क्रांति रिवोल्यूशन है। तो तीनों का मतलब आप जानते रहे, कहीं परीक्षाओं में जरूर पूछा जाएगा, तुलनात्मक रूप से जानते रहेंगे तो बात हमको जो है याद रहेगी। आप लोग देखते रहिए, बस याद होता चला जाएगा आराम से, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। बस देखते रहिए, समझते रहिए, सुनते रहिए, सोचते रहिए बस। अब हम आ जाते हैं अपने मूलभूत जो भारत शासन अधिनियम 1919 है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या अगस्त प्रस्ताव, उस पर आ जाते हैं। इसमें देखिए व्यवस्था क्या की गई है? केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनात्मक बनाया गया है। केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनात्मक बनाया गया। अगर भारत में हम संसदीय शासन प्रणाली देखो तो केंद्र में सरकार कैसे है, उसके भी 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा है। निम्न सदन को विधानसभा कहा जा रहा है, जो निम्न सदन है, जैसे हमारे यहाँ निम्न सदन है तो उसको लोकसभा कहा जा रहा है। उच्च सदन है तो राज्य परिषद, हमारे यहाँ राज्यसभा कहा जा रहा है, या राज्यों में विधानसभा विधान परिषद कहा जा रहा है। तो निम्न सदन में 145 सदस्य हैं, उच्च सदन में 60 सदस्य हैं। उच्च सदन में हमेशा सदस्यों की संख्या निम्न सदन की अपेक्षा कम होती है, चाहे जिस देश का कॉन्स्टिट्यूशन हो, ये जानते रहिए। इसका कार्यकाल 3 वर्ष होता है। हर देश में नियम है, उच्च सदन का कार्यकाल निम्न सदन की अपेक्षा ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ कार्यकाल क्या है? 3 वर्ष है। यहाँ कार्यकाल क्या है? 5 वर्ष है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात आपके समझ में आ गई होगी ना। तो केंद्रीय विधानमंडल है, द्विसदनात्मक है। यहाँ कानून के तरीकों को लेके भी अंतर है, जैसे गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी के जो सदस्य रहेंगे वही कानून इस पर बनाएंगे, ये चीज़ आप जानते रहिए। वैसे हमारे यहाँ भी है, लोकसभा में कानून वहीं की विधायिका बना रही है। तो अगला आ जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली क्या होता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली ऐसी प्रणाली होती है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव स्वयं करती है, वो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली है। जब अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करेंगे तो अब प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली हो जाएगी। तो इसमें क्या हो गया? राज्य के जो विधानमंडल थे उसमें से कुछ सदस्य जो है सीधे जनता द्वारा चुन के आने लगे, अर्थात जनता उनको वोट दे के जिताने लगी। तो इसमें क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष प्रणाली की प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हो जाएगी। ये चीज़ आप क्लियर एकदम जानते रहिए। अगला क्या है? केंद्रीय सूची, प्रांतीय सूची का निर्माण। केंद्रीय सूची, अब देखिए केंद्रीय सूची, प्रांतीय सूची, सूची 2 बांटा गया। इसमें कौन सा है? केंद्रीय सूची है, केंद्रीय सूची। ये कौन है? प्रांतीय सूची, प्रांतीय सूची। ये बहुत ध्यान से देखते रहिएगा, यहीं से जो है ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। केंद्रीय सूची की क्या स्थिति है कि यहाँ का कानून, केंद्रीय सूची का कानून कौन बनाएगा? यहाँ जो है वायसराय और उसकी कार्यकारिणी, वायसराय प्लस उसकी कार्यकारिणी बनाएगी, कानून यहाँ के बनाएगी। बहुत महत्वपूर्ण विषय रहेंगे, जैसे सेना हो गया, वित्त हो गया, ऐसे तमाम महत्वपूर्ण मामले किसके पास रहेंगे? पुलिस भी इसी में हो गया,
जितने भी महत्वपूर्ण मामले रहेंगे कहाँ रहेंगे? केंद्र में रहेंगे। वित्त हो गया, सेना हो गई, पुलिस हो गए, डाक तार हो गया, तमाम प्रकार के जितने महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं हैं, वैदेशिक संबंध भी इसी में रहेगा, फॉरेन रिलेशन को लेके, तो सब किस में रहेंगे? केंद्रीय सूची में रहेंगे। यहाँ कानून वायसराय और उसकी कार्यकारिणी बनाएगी। अब प्रांतीय सूची में आते हैं। प्रांतीय सूची से पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं कि द्वैध शासन प्रणाली लागू हुई। प्रांतीय सूची के दो भाग किए गए। द्वैध शासन प्रणाली, अगर देखिए हम द्वैध शासन प्रणाली के इतिहास पर चर्चा करें, अभी हम इस पर आ रहे हैं, पहले समझ लीजिए कि द्वैध शासन प्रणाली चूंकि इसी में जुड़ा हुआ है। भारत में द्वैध शासन प्रणाली का अगर इतिहास देखें तो यह जो है कनिष्क शासन काल में भी था, लेकिन हम कनिष्क शासन काल में उतना प्राचीन उदाहरण नहीं लेंगे। हम जो है उदाहरण लेंगे कहाँ? अंग्रेजों के समय बंगाल में। बंगाल में क्या होता है? बंगाल में क्या होगा कि 1765 से 1772 ये जो है द्वैध शासन रहेगा। यहाँ द्वैध शासन रहेगा। थोड़ा सा हम इतिहास में इसको समझ लेते हैं कि द्वैध शासन है क्या। द्वैध शासन मतलब दो लोगों द्वारा शासित या दो शासकों द्वारा शासन, सीधा सा मतलब है द्वैध मतलब दो लोगों द्वारा शासन। बंगाल में मीर जाफर की मृत्यु हो जाएगी, उसका बेटा नजमुद्दौला शासक बनेगा, उससे समझौता होगा, जिसमें बंगाल का नवाब उसमें नवाब गवर्नर क्या रहेगा? क्लाइव रहेगा। क्लाइव बंगाल के नवाब से वित्त हो गया, सेना हो गया, ये सब क्या होगा? ले लेगा अपने हाथ में। कौन कौन? वैदेशिक संबंध हो गया, वैदेशिक संबंध, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। वैदेशिक संबंध हो गया, वित्त हो गया, सेना हो गया। इसके बाद बचा क्या? कुछ महत्वपूर्ण। वैदेशिक संबंध ले लिया, वित्त ले लिया, सेना ले लिया। अब भैया इतना चीज़ मुझे दे दीजिए, बाकी सब आप देखिए। इसके बाद बचा क्या? आंतरिक शांति बनाए रखिए, आप कानून व्यवस्था बनी रहे, गरीबी है, भुखमरी है, बेकारी है, सब आप देखिए इसको। अर्थात उत्तरदायित्व तो नहीं लूँगा लेकिन अधिकार लूँगा। अधिकार ले लिए, उत्तरदायित्व लोग नहीं लिए। इसी प्रकार की इनकी शासन प्रणाली थी। यहीं से इतना लूट करेंगे ये लोग, एकदम जैसे कहते नहीं डाकुओं का राज्य। केएम पढ़कर इस काल को क्या कहेंगे? डाकुओं का राज्य। पर्सी वेल स्पीयर भी क्या कहेंगे? बेशर्म लूट का काल। तो इस तरीके का स्टेटमेंट दिया जाएगा। अर्थात यहाँ अंग्रेज क्या कर रहे हैं या क्लाइव क्या कर रहा है कि इतना शासन नहीं लिए, दूसरे में जिम्मेदारी वाला शासन किसके पास चला गया है? नवाब के पास। तो दो लोगों द्वारा शासन हो रहा है, इसी को क्या कह दिया गया? द्वैध शासन प्रणाली। अब हम आते हैं अपने जो है मूल बिंदु पर। हमारा मूल बिंदु क्या है? 1919 भारत शासन अधिनियम। अब देखिए यहाँ भी क्या किया जा रहा है? प्रांतीय सूची को दो भागों में बांटा जाएगा। एक जो है आरक्षित यहाँ रहेगा, एक जो है हस्तांतरित। आरक्षित और हस्तांतरित। अब बांटने का राय भी एक लोग देगा। एक अंग्रेजी इस बांटने का राय दिमाग में कैसे आएगा? एक मेस्टन समिति के सुझाव पर ये जो है सूची दो भागों में बांटी जाएगी प्रांतीय सूची को। आरक्षित में क्या होगा? वही स्थिति आरक्षित में भी आएगी। आरक्षित में जैसे पुलिस हो गया, वित्त हो गया, ये सब किस में आ जाएगा? आरक्षित में आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा? गरीबी दूर करना है, भूखमरी दूर करना है, शांति व्यवस्था बनाए रखना है, ये सब किस में आ जाएगा? प्रांतीय सूची के हस्तांतरित विषय में आ जाएगा। इसमें मेस्टन समिति के सुझाव पर आया था। वाकई में अगर द्वैध शासन का जनक देखा जाए कौन है? द्वैध शासन का जनक, द्वैध शासन का जनक तो कौन है? लायोनिल कार्टिस को द्वैध शासन का जनक माना जाता है। लेकिन प्रांतीय सूची को दो भागों में बांटने का सुझाव कौन दिया था? मेस्टन कमेटी ने। ये चीज़ आप जो है जानते रहिए। अब मैं बंगाल को उदाहरण बता दिया हूँ। आरक्षित में कौन रहेगा? पुलिस हो गया, वित्त हो गया, महत्वपूर्ण जो रहेंगे वो जो है आरक्षित में रहेंगे। हस्तांतरित में क्या रहेंगे? जैसे शिक्षा है, गरीबी है, शांति है। लेकिन इसमें एक चीज़ और रहेगा
जैसे इसमें लिख दीजिए पुलिस है, वित्त है, इसमें क्या है अशिक्षा, भूखमरी, आंतरिक शांति व्यवस्था कायम रखना, ये सब किस में रहेगा हस्तांतरित विषय में रहेगा। लेकिन इसी में अभी और एक चीज देखिए, इतना तो रहेगा लेकिन इसमें भी गवर्नर को क्या रहेगा वीटो पावर। अगर मान लीजिए गरीबी दूर करने के लिए, भूखमरी, आंतरिक अशांति कोई भी आप कानून बनाएंगे तो तब तक कानून का रूप नहीं लेगा जब तक उस पर गवर्नर साइन नहीं करेगा। इसको वीटो का भी पावर था, वीटो कर देता। वीटो का मतलब जान रहे कितनी खतरनाक चीज़ है, यूएनओ में वीटो पावर लेकर कितना हरामगिरी हो रहा देख ही रहे हैं। तो गवर्नर को वीटो पावर भी रहेगा। एक तो क्या कर रहे हैं ऊट पटांग का इसमें सब्जेक्ट रख दिए हैं, दूसरा क्या कर दिए हैं पूरी जिम्मेदारी थोप दिए हैं ताकि सरकारें जो हैं राज्य स्तर की जितनी कांग्रेस सरकारें हैं बदनाम हो कि न भूखमरी मिटा पा रही, न शिक्षा दूर कर पा रही है, शासन के योग्य नहीं। ये सिद्ध करने के लिए इसको जो है 2 भागों में बांट दिया गया है। महत्वपूर्ण विषय आरक्षित कर लिएगा, बाकी दे दिएगा कूड़ा कचड़ा, लीजिए आप चलाइए शासन। तो इस तरीके का जो है शासन प्रणाली, कैसी शासन प्रणाली है द्वैध शासन प्रणाली। अब इसकी आलोचना होगी, इस शासन प्रणाली की क्या होगी अब आलोचना होगी। जब आलोचना होने लगेगी तो एक कमेटी गठित की जाएगी, मूडी मैन कमेटी। कौन सी कमेटी मूडी मैन समिति का गठन किया जाएगा। इसमें जो एक सदस्य के रूप मोहम्मद अली जिन्ना को शामिल किया जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना को शामिल किया जाएगा। ये चीज़ आप जानते रहिए। 3 कमेटियाँ इससे संबंधित आप याद रखेंगे। पहली कमेटी द्वैध शासन का जनक किसको कहा जाएगा लायोनिल कार्टिस को कहा जाएगा। प्रांतीय सूची, सूची 2 भागों में बांटा गया। केंद्र सूची, केंद्र सूची का विषय जो है सेना, वित्त, पुलिस महत्वपूर्ण केंद्र सूची में रखे गए थे। प्रांतीय सूची में भी विषय जो रखे गए थे उनको 2 भागों में बांट दिए। यहाँ गवर्नर वायसराय और उसकी कार्यकारी कानून बनाएंगे। यहाँ प्रांतीय सूची में 2 विषय रखे गए, आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित में रख लिया गया पुलिस, वित्त, ये सब रख लिए गए। हस्तांतरित विषय में भूखमरी, गरीबी, ये सब बेकार के एकदम जिम्मेदारी वाला काम। लेकिन ये दोनों भागों में बांटने का कौन सुझाव दिया था, ऐसा नहीं है कि किसी के दिमाग में आएगा पहली बार, तो मेस्टन कमेटी के सुझाव पर। अब जब इसकी आलोचना होने लगेगी पूरे द्वैध शासन प्रणाली की, तो इसका मूल्यांकन करने के लिए, इसमें सुधार लाने के लिए एक मूडी मैन कमेटी की गठन किया जाएगा, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना भी एक सदस्य के रूप में सम्मिलित किए जाएंगे। यहाँ तक की बात उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। आइए हम अगला देखते हैं कि अब क्या इस तरीके से अंग्रेजों ने दिमाग लगा के, देखिए भारत का जो स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा था उस समय, वो ऐसे देश से नहीं चल रहा था। उस समय दुनिया के सबसे पावरफुल देश से चल रहा था ना। इंग्लैंड जो था उस समय दुनिया का सबसे पावरफुल देश था। जैसे आज अमेरिका के सामने कोई बोल नहीं पाता, भले सैद्धांतिक रूप से घर में कोई विरोध करे, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे किसी को अमेरिका का विरोध करने की क्षमता नहीं हो पाई अभी तक। आगे आइए देखते हैं कि इसमें और एक क्या किया गया, मुसलमानों के साथ साथ सिखों को भी क्या किया, धर्म के आधार पर जो है प्रतिनिधित्व तो दिए। अर्थात मुसलमानों को तो दिया गया था, 1909 में ही दे दिया गया था पार्लियामेंटो सुधार में। अब उसका विस्तार कर दिया गया, किसके साथ, सिखों के आधार पर। सिखों को भी क्या कर दिया गया, धर्म के आधार पर उनको भी क्या कर दिया गया, रिजर्वेशन दे दिया गया। अगला क्या है, भारत के लिए एक हाई कमिश्नर उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई। देखिए जब हम किसी देश को मान्यता देते हैं, किसी देश को हम देश के रूप में मान्यता दे देते हैं, तो क्या करते हैं, वहाँ राजदूतों की नियुक्त कर देते हैं, अपना उच्चायुक्त बना देते हैं। भारत और पाकिस्तान में भले इतना डिस्प्यूट है, लेकिन उच्चायुक्त भारत के पाकिस्तान में, पाकिस्तान के भारत में, दोनों जगह के तो मान्यता देते हैं। तो राजदूत की नियुक्ति करके तो कहीं ना कहीं इस दिशा में ब्रिटिश सरकार जो है आगे भी बढ़ रही है। तो भारत के लिए हाई कमिश्नर उच्चायुक्त की नियुक्ति का प्रावधान भी कब किया गया, 1919 भारत शासन अधिनियम में। याद रखिएगा, 2-3 बार ये भी प्रश्न आ चुका है। इसके अलावा लोक लेखा समिति, लोक सेवा आयोग, पीसीएस में प्रश्न आ चुका है, यूपी पीसीएस में, ये भी ध्यान रखिए। महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान किस में किया गया, लोक लेखा समिति, लोक सेवा आयोग, महालेखा परीक्षक का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया, 1919 के अधिनियम में किया गया। अब देखिए अधिनियम के जो मुख्य तथ्य थे उसकी चर्चा हम कर लिए। अब जब ये जो एक्ट बना था 1919 में बना, 21 में जो है
19 में तो पारित हुआ, लेकिन लागू 21 में हो गया था। लेकिन बनने से लेकर 10 साल के अंदर एक कमेटी का गठन होना था, एक आयोग आता भारत में, तो इसी रूप में 10 साल बाद आता, तो जाके वो 19 से अगर हम जोड़ लें 10 साल तो 29-30 हो रहा है। लेकिन भारत की ऐसी परिस्थितियाँ हो गई कि जो है कमेटी का गठन 1927 में ही करना पड़ा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कौन सा आयोग आया भारत में। जी हाँ, बिल्कुल, साइमन आयोग। साइमन आयोग का गठन किया गया। साइमन आयोग में जो है 7 सदस्य थे। हालांकि डिटेल हम इसकी चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन अभी हम इसको 60 में से समझ लेते हैं चूंकि इसमें आया है। तो 7 सदस्य इसमें थे साइमन आयोग में। 1927 में इसका गठन होता है। 1927 में इसका गठन होगा। 3 फरवरी 1928 को मुंबई पहुंचेगा ये आयोग। अब थोड़ा सा इसका हम डिटेल समझ लेते हैं। देखिए, जब 1919 का भारत शासन अधिनियम आया तो उसमें कहा गया कि आज से 10 साल बाद एक जो है आयोग का गठन किया जाएगा जो भारत में, अब देखिए भारत में जो अशिक्षा है, गरीबी है, भुखमरी है, आंतरिक शांति व्यवस्था, इसका मूल्यांकन करने के लिए एक आयोग जाएगा। तब भारतीयों को जो स्वशासन है उसकी तरफ जो है हम आगे बढ़ेंगे कि कितना शक्ति इनको देना चाहिए, कितना जो है स्वशासन इनको जो है निश्चित किया जाना चाहिए। इस तरफ आगे बढ़ेंगे किसके आधार पर? आयोग की रिपोर्ट के आधार पर। उधर आपने प्रांतीय सूची को 2 भागों में बांट दिया, आरक्षित और हस्तांतरित। जिम्मेदारी दे दिया है अशिक्षा का, गरीबी का, शांति का। संसाधन आपके पास है, गरीबी मैं दूर करूं, कैसे दूर कर पाऊंगा? पैसा लेके आप बैठ गए हैं। तो इसी आधार पे ये तो निश्चित था जो आयोग आएगा जानबूझकर फेल करने के लिए आएगा। कांग्रेस का जो मंत्रिमंडल है, जो स्टेट लेवल पे मंत्रिमंडल वर्क कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, या जो भी विधानसभा मंडल है वो सही से काम नहीं कर पाए। आप सत्ता हस्तांतरित या जो है स्वशासन की तरफ आगे नहीं बढ़ेंगे। तो साइमन आयोग का गठन कर दिया गया 1927 में ही। अब इसमें जो है 7 सदस्य थे। 1927 को गठन होता है। 3 फरवरी 1928 को यह मुंबई पहुंचता। इसे जो है श्वेत कमीशन भी कहा जाता है, चूंकि 7 सदस्य क्या थे? श्वेत कमीशन या श्वेत आयोग, व्हाइट कमीशन जो भी कहिए, लेकिन इसको जानते रहिए। 3 फरवरी 28 को मुंबई पहुंचता है। पूरे देश में इसका व्यापक तौर पर विरोध होता है। विरोध क्यों होगा? पूरे सदस्य अंग्रेज हैं सातों, रिपोर्ट निश्चित है। रिपोर्ट क्या लगाएंगे? तो स्वशासन की जो मांग चल रही थी कांग्रेस द्वारा वो पूरी नहीं हो पाएगी, तो इसलिए विरोध चल रहा था। इसी में जो है लाहौर में, जैसा हम जानते हैं, चर्चा बाद में करेंगे, लाहौर में लाला लाजपत राय विरोध के दौरान लाठियां खाई, लाठी से चोट लग गया सिर में, बाद में उनकी जो है मृत्यु भी हो जाती है। तो हमने जो है 1919 का भारत शासन अधिनियम के बारे में इतना पूरा जो है चर्चा विस्तृत रूप से किया, मुख्य तथ्यों को आपके सामने रखा। देखिए, आप सुनते रहिए, जो इम्पोर्टेंट लगे उसको जो है नोट कर लीजिए तो याद हो जाएगा तुरंत, इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसी वीडियो में हम आगे देखेंगे, इसको इरेज करके 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो हमने जो है 1919 का जो है अधिनियम देख लिया। अब हम ये देखते हैं जो है 1935 का भारत शासन अधिनियम। देखिए, 1919 का जब भारत शासन अधिनियम हम देख रहे थे, मैंने एक चीज़ बताया कि इसमें जो है एक बहुत अच्छी बात कही गई थी कि 1919 में तो ये अधिनियम बन गया, फिर जो है इसके 10 साल बाद, अर्थात 1919 के 10 साल बाद एक जो है आयोग का गठन किया जाएगा। वो आयोग क्या करेगा? पूरे भारत में घूम के प्रशासनिक संरचना देखेगा, किस प्रकार जो है प्रशासनिक संरचना चल रही है, गरीबी दूर करने के कैसे उपाय हैं। उसी आधार पर जो है हमको आगे, अंग्रेज़ों को, ब्रिटिश सरकार को कहना था कि हम आगे बढ़ेंगे, भारतीयों को जो है प्रशासन में कितनी हिस्सेदारी देना है और स्वशासन की तरफ हम जो है बढ़ेंगे, ऐसा ब्रिटिश सरकार का कहना था। इसीलिए जो है 10 साल बाद आयोग का गठन करना था। लेकिन आयोग हम जानते हैं 10 साल के पहले गठित कर दिया गया, कारण ऐसी देश में परिस्थितियाँ साइमन आयोग के नाम से पहले गठित कर दिए गए, जिसकी चर्चा हम इसके पहले कर चुके हैं। तो साइमन आयोग का जो है जब मुंबई 27 में गठन हुआ, 3 फरवरी 1928 को मुंबई पहुंचते हैं। देश में व्यापक तौर पर इसका विरोध चलता है। कारण क्या था कि जो 7 सदस्य इसके थे सब जो है अंग्रेज थे, भारतीयों को इसमें रखा नहीं गया था। तो परिणाम पहले से निश्चित था कि हिस्सेदारी प्रशासन में देना नहीं है।
उल्टा सीधा जो है सब रिपोर्ट लगा के बता देंगे कि ऐसे ऐसे हैं। लेकिन जब यही विरोध चल रहा था तो एक जो है अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड बर्केनहेड ये क्या किया कि सभी जितने राजनीतिक दल थे, विशेष रूप से जो ही राजनीतिक दल थे, एक तो मुस्लिम लीग उस समय था, एक जो है कांग्रेस था, या अन्य जितने छोटे दल थे, सभी को इसने चैलेंज किया कि अगर आप लोग ऐसा संविधान कोई बना के मसविदा लाते हैं जिस पे सभी दल आप लोग सहमत हों तो निश्चित रूप से ब्रिटिश सरकार उस पर जो है विचार करेगी। क्या इसने कहा कि जितने भी दल हैं, चाहे मुस्लिम लीग हो, कांग्रेस हो, या अन्य जितने भी दल हैं, एक ऐसा संविधान का मसविदा रखिए जिस पर आप लोग सब सहमत रहिए, तो निश्चित रूप से ब्रिटिश सरकार क्या करेगी, उस पर सहानुभूत ढंग से विचार करेगी। तो इसके चैलेंज को स्वीकार करते हुए कांग्रेस ने जो है क्या किया कि एक नेहरू समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष कौन थे, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में क्या किया गया, एक 10 सदस्यीय मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो है 10 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। जब 10 सदस्यीय का समिति गठन किया, किस लिए, इसमें तमाम दलों से विचार विमर्श करने के बाद एक मसविदा जो है पेश किया गया संविधान का। अब मसविदा जो है पूरा चर्चा परिचर्चा करके, जो 10 सदस्य थे उनकी अध्यक्षता में पूरा चर्चा परिचर्चा करके एक मसविदा तैयार करके 1928 में पेश कर दिए। जब 1928 में मसविदा पेश कर दिया जाता है इसका, तो इसी नेहरू रिपोर्ट के खिलाफ मोहम्मद अली जिन्ना जो है अपनी 14 सूत्री मांग को प्रस्तुत करते हैं। किसके खिलाफ 14 सूत्री मांग मोहम्मद अली जिन्ना करते हैं, जो नेहरू रिपोर्ट आई है उसके खिलाफ। नेहरू रिपोर्ट कौन, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो 10 सदस्यों की कमेटी मसविदा तैयार करने के लिए बनी थी, वही अपनी रिपोर्ट देती है, उसी को क्या कह दिया जाता है, नेहरू रिपोर्ट। इसी नेहरू रिपोर्ट के खिलाफ मोहम्मद अली जिन्ना जो है 14 सूत्री मांग अपनी लेके आते हैं। यहाँ विस्तृत रूप से उन मांगों की चर्चा नहीं करेंगे, चूँकि हम जो है क्या पढ़ रहे हैं, भारत शासन अधिनियम। यहाँ केवल जो प्रासंगिक हैं, जिनके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, उन्हीं बिंदुओं की चर्चा की जाएगी। तो इसके विरोध में आ गया है 14 सूत्री मांग। अब देखिए यहाँ थोड़ा थोड़ा मामला क्या हो रहा है, डिस्प्यूटेड होता चला जा रहा है। जो कह रहा है सहमत होकर बनाइए, यह मामला धीरे धीरे क्या होगा, डिस्प्यूटेड होगा। इसी दृष्टिकोण से जब 29 ये रखते हैं मांग, फिर 30 में जो है संविधान की तमाम चर्चाओं के लिए गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, लेकिन वो जो है इंग्लैंड में, ब्रिटेन में आयोजित किया जाएगा। तो भारतीय सदस्य जितने भी होते हैं, जितने सम्मिलित होने की इच्छा रहती हो जाते हैं, लेकिन इसमें कांग्रेस पहले, चूँकि 3 गोलमेज सम्मेलन होंगे, पहला 1930 में होगा, दूसरा 1931 में होगा, तीसरा 1932 में होगा। तो 3 गोलमेज सम्मेलनों का जो है आयोजन इंग्लैंड में किया जाएगा, जिसमें दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जो है महात्मा गांधी SS राजपूताना जहाज से जाएंगे। वो इतिहास में मतलब पढ़ाया जाएगा, जितना बताया कि प्रासंगिक चीज़ है वही बताया जाएगा। तो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में सब जाएंगे, कोई निष्कर्ष विशेष नहीं करेगा, लेकिन तब भी जो है 1932 में अंतिम गोलमेज सम्मेलन होगा। 33 में इस निष्कर्षों की जो रिपोर्ट प्रकाशित कर दी जाएगी। 34 में जो है एक विधेयक टाइप का बना दिया जाएगा, जिस पर जो है जो रहते हैं एक लिथगो वायसराय, उनकी अध्यक्षता में एक रिव्यू कमेटी बनाई जाएगी। वही रिव्यू कमेटी जो है अनुमोदन कर देगी, उसके बाद ऊपर सम्राट का सिग्नेचर हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा, 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 हो गए। यहाँ तक की कहानी हम समझ लिए कि कैसे भारत शासन अधिनियम 1935 बना। अब आगे की चर्चा देखिए। भारत शासन अधिनियम 1935 जो है भारतीयों पर शासन करने के लिए, भारतीय जनता पर शासन करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया अंतिम अधिनियम था। कौन सा था, अंतिम अधिनियम था। और ये सबसे बड़ा अधिनियम था। जितने भी अधिनियम बनाए गए थे अब तक, जितने भी चार्टर बने थे, रेगुलेटिंग एक्ट बना था, इसमें सबसे बड़ा था। सबसे बड़ा का मतलब इसमें तमाम अनुच्छेद दिए गए कि इसमें क्या करना है, तो बहुत व्यापक हो गया। तो व्यापकता क्या थी, यही देखते चलते हैं हम एक एक बिंदु इसमें से। देखिए आप लोग देखते रहिए, याद होता चला जाएगा, समझते रहिए। इसमें क्या अधिनियम सबसे बड़ा है, बड़ा 321 अनुच्छेद इसमें है, 10 अनुसूचियां हैं, 14 भाग हैं। कितना है, 321 अनुच्छेद हैं, 10 अनुसूचियां जो है, 14 भाग ना। इतना चीज समझ गए, सबसे बड़ा है।
आज के, लेकिन अगर हम संविधान का देखें, जो भारत का संविधान बना, लगभग 75% भाग जो है इसी से लिया गया है। 75% भाग किससे लिया गया है? 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। ये बात क्लियर हो गई। अब अगला आते हैं, अखिल भारतीय संघ का निर्माण किसमें किया गया? इन जानते रहिए कि बिंदु ए से पूछ लिया जाता है प्रश्न। अखिल भारतीय संघ का निर्माण कैसे होगा? अखिल भारतीय संघ का निर्माण, सर्वप्रथम अखिल भारतीय संघ के निर्माण की परिकल्पना इसी में की गई, इसी में लागू किया गया। कैसे बनेगा? 11 जो है ब्रिटिश प्रांत जो उस समय थे, इसको मिलाकर 6 कमिश्नरियों को मिलाकर और ऐच्छिक देशी रियासतें, ऐच्छिक देशी, ये तो अनिवार्य था, ये तो मान लीजिए जो बन रहा था अखिल भारतीय संघ, ब्रिटिश प्रांत उसमें सम्मिलित होना अनिवार्य था, इनको सम्मिलित होना था, कमिश्नरियों को भी सम्मिलित होना अनिवार्य था। लेकिन देशी रियासतों में क्या किया गया कि वही पुरानी लॉर्ड कर्जन से लेके जो मार्ले मिंटो सुधार है, बांटो और राज्य करो वाली नीति पे भी आधारित था कि ऐच्छिक देशी रियासतें क्या हो गई? अब देशी रियासतें चाहे तो सम्मिलित हों, चाहे अपनी इच्छा से क्या हो अलग रहें। तो यहाँ इनको क्या फायदा मिला कि जो नहीं रहना चाहता वो नहीं रहेगा। इसीलिए जो है भारत के जो संघ की परिकल्पना की गई थी, अखिल भारतीय संघ की, उसका निर्माण दरअसल में यहाँ हो ही नहीं पाता, वो जाके 1950 में हो पाएगा, जब जो है जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद जैसी रियासतों या अन्य रियासतों को जो है भारत में मिलाया जाएगा। सैनिक के बल पे चाहे जैसे उनको मिलाया जाएगा, तभी जाके जो है पूर्णतः भारतीय संघ का निर्माण होगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि ऐच्छिक देशी रियासतें जो अंग्रेज एक बनाए थे कि एक प्रलेख पत्र था, प्रलेख पत्र कहिए या जो है उसी को क्या कह दिया जाता था, प्रलेख पत्र या अधिमिलन पत्र। अगर कोई भी रियासत जो है सम्मिलित होना चाहती तो उसको क्या करना पड़ता था? प्रलेख प्रपत्र, प्रलेख प्रपत्र, या इसी को क्या कह दिया जाता था? अधिमिलन पत्र, अधिमिलन पत्र। इस पर सिग्नेचर करके ही जो है कोई देशी रियासत जो है ब्रिटिश प्रांत में सम्मिलित हो सकती थी, अधिमिलन पत्र। इसी को यह कह दिया जाता है अंग्रेजी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन या प्रवेश पत्र या अधिमिलन पत्र जो साइन कर देता तो इसमें भारतीय संघ में, अखिल भारतीय संघ में सम्मिलित हो जाता, नहीं तो नहीं। जो साइन कर दिए सम्मिलित हो गए, जो नहीं किए नहीं सम्मिलित हुए। जैसा मैंने बताया कि 1950 में जाके सब सम्मिलित होंगे और लोग जैसे चाहे आर्मी के बल पे, चाहे जैसे जनमत संग्रह जो भी उनका था। तो इस तरीके से जो है देशी रियासतें इतने बना के जो है अखिल भारतीय संघ का निर्माण होता। अर्थात इसी में एक चीज़ और आ जाता, भारत में सर्वप्रथम संघात्मक व्यवस्था का प्रावधान। संघात्मक वही है कि इतने मिला के जो है एक संघ का जो है निर्माण किया जाएगा। ये बात हो गई। अब आते हैं सूचियों पे। संघ सूची में 59 विषय, जैसे आज के समय में सूचियाँ 3 सूचियाँ बनाई गई हैं, उसी तरीके से तब भी सूची बनाई गई। संघ सूची में 59 विषय, प्रांतीय सूची में 54 विषय, समवर्ती सूची में 36 विषय। बताया ना कि इसी से प्रेरित है 75% चीज़ें जो है 1935 के जो है अधिनियम से लिया गया, भारत शासन अधिनियम से। तो वही चीज़ सूचियाँ भी कैसे लिया गया है, वहाँ लिया गया है अपने संविधान, वर्तमान संविधान में ले लिया गया। अगला क्या है? फेडरल कोर्ट की स्थापना दिल्ली में की गई। देखिए फेडरल कोर्ट की स्थापना कहाँ की जा रही है? दिल्ली में की जा रही है। ये चीज़ कहाँ किया जाएगा? दिल्ली में। फेडरल कोर्ट की स्थापना कहाँ की जाएगी? दिल्ली में किया जा रहा है। संघ एवं राज्य के बीच विवादों को निपटाने के लिए जो है दिल्ली में एक जो है फेडरल कोर्ट की स्थापना की जाएगी। देखिए फेडरल कोर्ट में एक चीज़ क्या जानना है कि इसमें जो है जजों की संख्या उस समय 1+6 एक, अर्थात मुख्य न्यायाधीश, 6 जो है अन्य न्यायाधीश। पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है सर मायरिस ग्वेयर की नियुक्ति हुई। मायरिस ग्वेयर की चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त हुई। 6 जज थे, उसमें 2 भारतीय जजों की नियुक्ति हुई। 2 भारतीय जजों में कौन कौन थे? एम आर जैकब और एम.एस. सुल्तान। जस्टिस एम.आर. जैकब और जस्टिस एम.एस. सुल्तान, ये 2 जज जो है भारतीय थे। बाकी सर मायरिस ग्वेयर जो है उस समय चीफ जस्टिस थे। लेकिन जैसे फेडरल कोर्ट थी तो एक संघ और राज्यों के बीच विवादों को मुख्य रूप से निपटारे के लिए
लेकिन जैसा हमारा आज का सुप्रीम कोर्ट है, हालांकि बाद में फेडरल कोर्ट ही सुप्रीम कोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन तब जब फेडरल कोर्ट था तो अंतिम अपीली न्यायालय नहीं था। अंतिम अपीली न्यायालय अभी इंग्लैंड की प्रीवी काउंसिल जो है बनी हुई थी। तो ये चीज़ जो है जानते रहिए। अगला क्या है, राज्यों में द्वैध शासन जो है प्रणाली को समाप्त कर दिए गए। जो 1919 के अधिनियम में पढ़े थे कि जो है राज्यों में द्वैध शासन प्रणाली लागू हो जाएगी, द्वैध शासन में ना, तो उसके बारे में डिटेल बताया गया है। यहाँ केवल इतना जानते रहिए, समाप्त करके केंद्र में लगा दिया गया। तो द्वैध शासन जैसे यहाँ केंद्र में लगा दिया गया, तो द्वैध शासन उसमें क्या बताया गया था, थोड़ा सा इसको अच्छा देख लीजिए। इसमें क्या बताया गया द्वैध शासन में कि शासन एक में तो रक्षित विषय हो गए, रिजर्व विषय हो गए, एक में क्या हुए हस्तांतरित विषय हो गए। अब ये पहले तो जो है कहाँ था, पहले राज्यों में था, अब एक केंद्र में लागू कर, राज्यों से हटा दिएगा, राज्यों में अब सामान्य शासन चलेगा। जैसे आज के मुख्यमंत्री हैं, जैसे चुनाव हो रहा है, सामान्य शासन चल रहा है, एक ही आदमी सब कुछ कर रहा है, उसमें कोई विषय कहीं ट्रांसफर नहीं है। लेकिन केंद्र में क्या कर दिया गया, रक्षित और आरक्षित। रक्षित में बताया वित्त हो गया, सेना हो गया, वैदेशिक मामले हो गए, धर्म हो गए, जनजाति मामले, ये सब किस में आ गए, रक्षित में आ गए। अर्थात कानून बनाने का अधिकार किसको है, वायसराय और उसकी कार्यकारिणी को है। हस्तांतरित विषय है, कम महत्वपूर्ण विषय इसको रख दिए गए, जिसमें सामान्यतः कानून बनाया जाता है। तो रक्षित और हस्तांतरित विषय जो है पहले जो राज्य में थे उसको लाके केंद्र में रख दिया गया। अब आइए अगला देखते हैं। 1 अप्रैल 1937 से प्रांतों में स्वायत्तता लागू हो गई। स्वायत्तता का मतलब अब जो हम विषय का बंटवारा कर रहे थे इस तरीके का कि गवर्नर वायसराय के प्रतिनिधि के रूप में गवर्नर वहाँ साइन करेगा, वैसा नहीं। अब जो गवर्नर वहाँ साइन जो रहेगा वो सम्राट के अधीन रहेगा, उसी की देख रेख में केवल एक ऑब्जर्वेशन के रूप में रहेगा। बाकी जो राज्य की स्वायत्तता लागू हो जाने से पूरे राज्य अपना कानून विधि के अनुसार जो है शासन प्रणाली को संचालित करेंगे। इधर चुनाव भी चूंकि 11 प्रांतों में चुनाव भी हो जाएगा ना, 11 प्रांतों में चुनाव होता है, इसको भी देख लीजिए। यहाँ थोड़ी सी चर्चा ऐसे हम करेंगे कि कांग्रेस जो है 5 प्रांतों में सरकार अपनी बनाएगा ना, लेकिन मुंबई में क्या रहता है, मुंबई में लगभग पूर्ण बहुमत की, जैसे 175 सीटों में 86 प्राप्त कर लेते हैं, बहुमत से 2 ही 1 सीट कम है, तो यहाँ भी मान लिया जाता है। तो इसको मान लेंगे तो 6 राज्यों में और राज्यों में मिली जुली सरकार बनी, कहीं कृषक प्रजा पार्टी की सरकार बनी। इस तरीके से जो है सरकारें जो है बनी। तो हो गए प्रांतों में स्वायत्तता लागू हो गई। 11 प्रांतों में 6 प्रांतों को द्विसदनात्मक बनाया गया। 11 प्रांत हैं, इसमें 6 का बनाया गया द्विसदनात्मक, जैसे आज भी हैं। द्विसदनात्मक का मतलब क्या है, जैसे जिन राज्यों में विधानसभा विधान परिषद दोनों हो, आज वो द्विसदनात्मक है, उनके समय में भी द्विसदनात्मक राज्य थे। तो 11 में 6 बनाया गया, अब 5 जो है एकल सदनात्मक थे। देखिए महिलाओं को सर्वप्रथम मत का अधिकार मिला। महिलाओं को हालांकि 1935 अधिनियम में जो है मत का अधिकार मिल जाता है, लेकिन वाकई इनको जो है मत का अधिकार यहाँ मिल नहीं पाता है, जाके 1950 में ही मिलता है। अगर महिलाओं के मताधिकार का हम देखें तो दुनिया में सबसे पहले न्यूजीलैंड में मिलता है। कहाँ महिलाओं को मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार सबसे पहले कहाँ मिलता है, न्यूजीलैंड में 1896 में। अगला आते हैं, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, अदन को ब्रिटिश का उपनिवेश बना दिया, बरार को मध्य प्रांत का अंग घोषित कर दिया गया। क्या किया गया, बर्मा जो था ना, बर्मा को क्या कर दिया, आज का जो म्यांमार है इसको क्या कर दिया, भारत से अलग कर दिया, अदन को जो है ब्रिटिश उपनिवेश बना दिया, बरार को मध्य प्रांत का अंग घोषित कर दिया गया। आरबीआई की स्थापना हो जाती है, बाद में जो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हो जाता है, ये जान ही रहे हैं आप। अगला आते हैं, मौलिक अधिकारों प्रस्तावना का अभाव था। मौलिक अधिकारों और प्रस्तावना का क्या था, अभाव था। तो हमारे संविधान में जो है प्रस्तावना क्या होगा, प्रस्तावना बनाई जाएगी। अगला आते हैं, अब आरक्षण एवं संरक्षण का एक्ट भी कहते हैं। अगर पूछ लिया जाए आरक्षण और संरक्षण का एक्ट किसे कहते हैं, तो भारत शासन 1935 को, और आरक्षण एवं संरक्षण का एक्ट इसे कहा जाता है। पंडित नेहरू ने क्या कहा, प्रश्न पूछा जा चुका है पीसीएस में, दासता का नया चार्टर, इंजन रहित रेलगाड़ी, ब्रेक रहित इंजन कहा। क्या कहा, पंडित नेहरू ने कहा दासता का नया चार्टर, इंजन रहित रेलगाड़ी, ब्रेक रहित इंजन कहा। इसे निरंकुशता का एक्ट भी कहा जाता है, निरंकुशता का एक्ट भी इसे कहा जाता है।
यहाँ तक पूरी बात समझ में आ गई होगी। महत्वपूर्ण चीज़ें एक बार हम फिर से रिव्यू कर लेते हैं कि अखिल भारतीय संघ के निर्माण का प्रावधान इसमें किया गया। भारत में सर्वप्रथम संघात्मक व्यवस्था, फेडरल कोर्ट की स्थापना दिल्ली में की गई, लेकिन याद रखिए कि अंतिम अपील न्यायालय नहीं था। अब भी प्रीवी काउंसिल इंग्लैंड बना हुआ था अंतिम अपील न्यायालय के रूप में। राज्यों में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त तो कर दिया गया, लेकिन जो है केंद्र में इसको लगा दिया गया। 1 अप्रैल 1937 प्रांतों में स्वायत्तता लागू हो गई। 11 प्रांतों में 6 प्रांतों को द्विसदनात्मक बनाया गया। महिलाओं को सर्वप्रथम अधिकार दिया गया मताधिकार का, लेकिन 50 में उनको मिल पाता है। बताया बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। अदन को उपनिवेश स्थापित कर दिया गया। बरार को जो है संयुक्त प्रांत का मध्य प्रांत का क्या घोषित कर दिया गया, अंग घोषित कर दी। आरबीआई की स्थापना हो गई। इसमें मौलिक अधिकारों और प्रस्तावना का अभाव रहता है। आरक्षण एवं संरक्षण का एक्ट कहते हैं। नेहरू ने इसे क्या कहा, दास्ता का नया चार्टर कहा। इंजन रहित रेलगाड़ी, ब्रेक रहित इंजन कहा। इतना जो है, और निरंकुशता का एक्ट भी इसे कहा जाता है। इतना तथ्यात्मक चीज़ें अगर आपके ध्यान में रहेगा, आप इसको पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो निश्चित रूप से परीक्षा में यहीं से प्रश्न आना, कहीं बाहर से नहीं आएगा, जितने तथ्य हैं। अब हम आते हैं अंतिम रूप से, जब देश आज़ाद कर दिया जाएगा। वो तो शासन करने के लिए था, अंतिम हो गया, लेकिन अब देश की स्वतंत्रता के लिए भारत स्वतंत्र, देखिए अधिनियम बनेगा। देखिए अभी एक प्रश्न उठता है कि क्या ज़रूरत थी दुनिया भर का एक्ट पारित करने की, ले जाके इंग्लैंड इसको पारित करते, फिर स्वतंत्र करते, छोड़ छाड़ के भाग जाते? नहीं भाग सकते थे, क्योंकि दुनिया में उस समय इंग्लैंड सबसे पावरफुल थे, पहली चीज़। दूसरा, सबसे सभ्य होने का दावा भी करते थे। ऐसे छोड़ के चले जाते तो दुनिया में उनकी छवि खराब होती। फिर एक नियंत्रण होता, एक शासन करने का तरीका होता, वो उपनिवेश स्थापित कर लिए थे। तो धीरे धीरे क्रमवार हम देखते हैं किस तरीके से वो थोड़ा थोड़ा, अगर हम 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से देखें तो थोड़ा थोड़ा क्या कर रहे हैं, अधिकार देते चले जा रहे हैं। अधिकार क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, देते चले। हालांकि मांग की डिमांड भी बढ़ती जा रही, जैसे कांग्रेस की स्थापना हो जाएगी, तमाम क्षेत्रीय दलों की स्थापना हो जाएगी, तमाम सामाजिक सुधार आंदोलन होंगे, तो सबका एक प्रभाव पड़ता है, उसके तहत अधिकार दिए जाएंगे। तो अंतिम रूप से क्या होगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 भी क्या होगा, पारित कर दिया जाएगा। कुछ लोग ये भी बताते हैं कि अगर चर्चिल वहाँ का प्रधानमंत्री होता तो शायद देश की आज़ादी नहीं मिलता। तो तर्क बहुत हो सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ सरकार किसकी बन जाती, क्लेमेंट एटली की लेबर पार्टी की सरकार बन जाती, उदारवादी हैं, तो क्या होता है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ये क्या है, इसमें घोषणा 4 जुलाई को पेश किया जाता है ब्रिटिश संसद में। इसको देख लीजिए, महत्वपूर्ण ये भी है, प्रश्न पूछा जा चुका है यूपी पीसीएस में, किस तारीख को पास हुआ था। तो जो है 4 जुलाई 1947 को, 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में रखा जाएगा। रखेगा कौन, तत्कालीन प्रधानमंत्री लेबर पार्टी के क्लीमेंट एटली द्वारा। क्लीमेंट एटली इसको रखेंगे 4 जुलाई को। 18 जुलाई को क्या हो जाएगा, ब्रिटिश संसद में ये पारित हो जाएगा। पारित 1947 ही है, ये भी 1947 है। 4 जुलाई को रखा जाएगा, 18 जुलाई को ब्रिटिश संसद द्वारा जो है इसको पारित कर दिया जाएगा। पारित करने पे कहा क्या जाएगा कि 15 अगस्त 1947 से भारत और पाकिस्तान 2 डोमिनियन स्टेट होंगे। चूंकि हम जानते हैं माउंटबेटन योजना में क्या हुआ, पहले विभाजन के लिए कोई तैयार नहीं होता, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। बाद में सब माउंटबेटन, नेहरू से सरदार पटेल से महात्मा गांधी सबसे मिल के जो है विभाजन के लिए सबको तैयार कर लेते हैं। तो बाद में इंग्लैंड जाके वही सब सूचना दे के पारित करवाते हैं। तो क्या इस अधिनियम में कहा गया, 15 अगस्त 1947 से भारत और पाकिस्तान 2 डोमिनियन स्टेट होंगे। अर्थात अब हम जो है उपनिवेश से डोमिनियन स्टेट में चले गए। अगला क्या दूसरा बिंदु है, भारत और पाकिस्तान में एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति की जाएगी। भारत और पाकिस्तान में क्या किया जाएगा, एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति की जाएगी। चूंकि अभी शासन किससे चल रहा है, भारत शासन 1935 अधिनियम, अभी संविधान जो है क्या चल रहा है, निर्माण की अवस्था में है। इस स्थिति तक निर्माण होगा तभी शासन किससे चलेगा, 1935 शासन अधिनियम के तहत ही चलेगा। तो एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति होगी। जैसा हम जानते हैं कि भारत में गवर्नर जनरल नियुक्त हुए जो हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। पाकिस्तान में जिन्ना की नियुक्ति हुई, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन के बाद, जैसे यहाँ एक प्रश्न पीसीएस में पूछा गया है, जैसे आपसे पूछ लिया जाए
कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तब तो लॉर्ड माउंटबेटन होगा, लेकिन पूछ लिया जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो श्री राजगोपालाचारी हो जाएगा। इसको जानते रहिए, इसमें किसी प्रकार का कन्फ्यूजन ना हो। भारतीय शब्द लगा दिए, इसका मतलब जो भारत का हो, तो भारत के एक ही गवर्नर जनरल है श्री राजगोपालाचारी, तो उसको जानते रहिए। अगला क्या है, दोनों देशों में एक संविधान सभा का गठन, दोनों देशों में एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। इसमें कहा गया, किया भी गया। संविधान के निर्माण 1935 के अनुसार शासन चलेगा। जब तक संविधान का निर्माण नहीं हो जाता है तब तक भारत और पाकिस्तान दोनों देशों का शासन जो है भारत शासन 1935 अधिनियम के तहत चलता रहेगा। अगला आते हैं 1858 में, चूंकि हम जानते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की स्थापना हुई थी और इंडिया काउंसिल की, इन दोनों को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इनको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया और इंडियन काउंसिल दोनों को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार देखिए भारत जो है 200 वर्षों तक गुलामी झेलने के बाद, 200 वर्षों से गुलामी झेलने के बाद उपनिवेश से जो है डोमिनियन स्टेट को प्राप्ति होती है, डोमिनियन स्टेट को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ तक जो है पूरा जो है हमने एक रूल आउट किया, पढ़ा कि कैसे जो है शासन अधिनियम विभिन्न रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेके, या हम शुरू से कहें भारत में संवैधानिक विकास को हमने दो चरणों में बांट के अध्ययन किया। एक कंपनी को जो रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश संसद करेगी, दूसरा जब 1 नवंबर 1858 को, या हम कहें 1858 को जो एक्ट आएगा भारत शासन अधिनियम, वहाँ से चूँकि साम्राज्य के अधीन भारतीय जनता आ जाती है, डायरेक्ट ब्रिटिश संसद शासन जुड़ जाता है भारत। तो पूरा हमने जो है एक खाका तैयार किया, पूरा हमने 1773 से लेके भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का अध्ययन किया। यहाँ से देखिए जो प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर आपने पूरा तैयार कर लिया, आराम से कर लेंगे, कहीं कोई किसी प्रकार की दिक्कत की बात नहीं है। ये जितना मैंने पढ़ाया, चाहे आईएएस की परीक्षा हो, यूपी पीसीएस की परीक्षा हो, यूपी एसएससी की हो, रेलवे की हो, बैंक की कोई भी परीक्षा हो, ये प्रश्न जो है जरूर पूछा जाता है इसमें से। तो आप इसको जानते रहिए, संविधान में भी है हम, लेकिन यहाँ बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ लिए, तो जब संविधान पढ़ेंगे तो इसको हमको नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आपको जैसे वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।